खुशी यूनिवर्सिटी से आई तो वैन से उतर रही थी कि उसने अपने घर से निकलते प्रिया को देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और प्रिया का ये डरा हुआ रूप देखकर खुशी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ था। घर पर इस वक्त पापा भी नहीं थे, सिर्फ अन्नू थी। ये किस मकसद से आई थी? खुशी का दिल धड़कने लगा था। वो अब जब तक अपने दरवाजे तक पहुंचती, प्रिया अगला मोड़ लेकर अपनी गाड़ी पर बैठकर वहां से जा चुकी थी। खुशी कुछ पल खड़ी उसकी गाड़ी को देखती रही, लेकिन फिर वो अंदर की तरफ बढ़ी थी। लेकिन अंदर जाकर उसने जो मंजर देखा था, उसकी एक जोरदार चीख निकली थी। अनु जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। एक हाथ से पेट पकड़े, एक हाथ से टेबल का कोना पकड़कर उठने की कोशिश कर रही थी। दीदी, वो तेजी से चीखती हुई अनु की तरफ भागी थी। दीदी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? खुशी, खुशी, एम्बुलेंस को कॉल करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। खुशी, मैं मर जाऊंगी। अनु दर्द से तड़पते हुए बोली थी। दीदी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं अभी अभी कुलदीप जीजी को फ़ोन करती हूँ। नहीं खुशी, कुलदीप शहर में नहीं है, उन्हें फ़ोन करने का फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं। तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। मेरा बच्चा खुशी, मेरा बच्चा। ये कहते कहते अनु की आंखें बंद होने लगी थीं और खुशी की तो जैसे जान ही निकलने लगी थी। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया था। वो अनु को लेकर अस्पताल पहुंच चुकी थी, जहां इमरजेंसी में उसे एडमिट कर लिया गया था। कुलदीप का नाम लेते ही सारे डॉक्टर जी जान से उसे बचाने की कोशिश में लग चुके थे। कुलदीप कोई आम इंसान नहीं, इस शहर का बिजनेस टाइकून था और इस अस्पताल से ही अनु का पहले से इलाज चल रहा था। सारे डॉक्टर्स कुलदीप और अनु को अच्छे से जानते थे। खुशी ने अपने पापा को कॉल किया, वो भी ऑफिस से हॉस्पिटल आ गए थे। अनु की सास संजना जी और अनु का देवर वैभव भी आ चुका था। अनु की हालत को लेकर सब लोग परेशान थे। इस बच्चे को लेकर सबकी कितनी उम्मीदें थीं। आहूजा खानदान को अनु वारिस देने वाली थी, लेकिन अब बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा था। खुशी, कैसे हुआ ये सब कुछ? इतनी बड़ी लापरवाही अनु कैसे कर सकती है? उसे पता था ना उसकी कोख में हमारे खानदान का अंश पड़ रहा है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? संजना जी ने खुशी को कंधों से पकड़कर झंझोड़कर पूछा, जबकि खुशी की आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता आंटी, मैं यूनिवर्सिटी से आई तो दीदी दर्द से तड़प रही थी, मैं कुछ नहीं जानती। जबकि संजना जी सर पकड़कर बैठ गई थी। और पूरे 3 घंटे की कोशिश के बाद अनु को तो बचा लिया गया था, लेकिन बच्चा खत्म हो चुका था। 5 महीने की प्रेगनेंसी थी जिसकी हलचल अनु महसूस करने लगी थी। वो वजूद अब ठंडा हो चुका था और जब डॉक्टर ये खबर सुना रहा था, उसी पल घबराया हुआ सा कुलदीप हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ था और ये खबर सुनकर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। इस बच्चे के लिए उसने कितनी तैयारी की थी, कितने सपने सजाए थे, और वो बच्चा एक ही पल में उसे छोड़कर चला गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो वहीं कॉरिडोर में पड़ी कुर्सियों पर बैठ चुका था। सब लोग उसके पास आए थे। कुलदीप, संभालो खुद को। अनु के पापा संजय जी आगे बढ़े। ये सब अनु का क्या धरा है? उसने अपना ख्याल नहीं रखा। कुलदीप, तुम्हें मना किया था ना, उसे उसके मायके छोड़कर मत आओ। लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब हो गया ना सब कुछ खत्म। संजना जी गुस्से से बोल रही थीं, जबकि कुलदीप धीरे से बड़बड़ाया था, मैं अनु को कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। उसने अपनी आंखों में आई नमी साफ की और बिना अनु से मिले हॉस्पिटल से बाहर निकलता चला गया, ये जाने बिना कि अनु पर क्या कयामत बीत रही है। अनु मिलना चाहती थी कुलदीप से, उसके कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी। अपने बच्चे की मौत का गम कुलदीप के साथ मिलकर हल्का करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे धुतकार दिया था, उससे नफरत करने लगा था, उसे अपने बच्चे का कातिल समझने लगा था। दिल में गलतफहमी का बीज पाल चुका था। वो रोती सिसकती रह गई थी। कुलदीप के पीछे पीछे उसकी माँ संजना जी भी चली गई थीं। अस्पताल में अब सिर्फ अनु की बहन खुशी, उसके पापा संजय जी रह गए थे। वो बेबसी से अपनी बेटी के पास आए थे। पापा, कुलदीप। उसने आंस भरी नज़रों से पापा को देखा था और वो कुछ भी न कह सके। तुम ठीक हो बेटा, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और वो अपने पापा का हाथ पकड़कर रो पड़ी थी। पापा, मेरा बच्चा। फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी आंखों से खुद आंसू छलक पड़े थे, जबकि खुशी भी अपनी आंखों में आए आंसू पोंछने लगी। कुलदीप ने मुड़कर भी नहीं देखा था और न वो अनु से मिलने आया। संजय जी बेटी को डिस्चार्ज कराकर अपने घर ले आए थे और अनु हर पल रास्ता निहारा करती थी कि कब कुलदीप आएगा, उसके आंसू पोंछेगा, लेकिन वो नहीं आया। थक हार कर उसने फ़ोन भी किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया और आखिरी ऑप्शन यही था कि वो खुद उसके पास जाएगी, लेकिन उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया। जबकि उसकी माँ संजना जी ने तो उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया कि तुम हमारे पोते की कातिल हो। और अनु ने
अपने दिल पर पत्थर रख लिया। जाओ कुलदीप, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे भी अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो मैं भी ऐसी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ। कहने को तो उसने कह दिया था, लेकिन इस दिल का क्या करती जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुलदीप की मोहब्बत चमकती थी। वो अपने आंसू अंदर ही अंदर पीकर दिन गुजारने लगी थी। संजय जी और खुशी ने समझाने की उसे लाख कोशिश की थी कि टेंशन मत लो, एक दिन कुलदीप तुम्हारे पास जरूर आएगा। अब भी वो सिर्फ गलतफहमी का शिकार है और अनु बस आंखों में आंसू लिए उन्हें देखती रह जाती। वो मोहब्बतें, वो वादे याद करती जो कुलदीप ने उससे किए थे, और पूरे 6 महीने हो गए थे उस बेदर्द सनम ने मुड़कर नहीं देखा था। कुलदीप ने सुकून से नहीं था, वो भी अनु को याद करता था, लेकिन अनु के खिलाफ भड़काने वाली संजना जी मौजूद थीं। उन्होंने गलतफहमी के बीज को इतना खाद पानी दिया था कि वो अब घना वृक्ष बन चुका था, और कुलदीप चाहकर भी अनु की तरफ कदम न बढ़ा पा रहा था। संजना जी के तो मन की हो रही थी। वो अपनी सहेली की बेटी और कुलदीप के बचपन की दोस्त प्रिया को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन बेटे की मोहब्बत की वजह से मजबूर हो गई थी। लेकिन अब उन्हें मौका मिला था तो वो अपना ये ख्वाब जरूर पूरा करती, और इसके लिए वो पूरी तैयारी भी कर चुकी थी। दरवाज़ा खट से खोलकर वो अंदर आई थी। कुलदीप, जो मीटिंग में बिजी था, अचानक दरवाज़ा खुलने पर चौंक कर सामने देखा। वहाँ मौजूद सबकी नज़रें उस आने वाली हस्ती पर गई थीं। आज से 6 महीने बाद यूं उसे अपने सामने देखकर कुलदीप के लब भींचे थे। ब्लैक फ्रॉक में उसका सोगवार हुस्न, रोई हुई आंखें। कुलदीप ने उसका पूरा जायजा ले लिया था। मुझे बात करनी है आपसे, वो रोहा से लहजे को मजबूत बनाते बोली। एक्सक्यूज़ मी, मीटिंग इज़ ओवर, कुलदीप ने वहाँ मौजूद मेंबरों को कहते अनु को सख्त निगाहों से घूरा था। सब मेंबर्स वहाँ से बाहर निकल गए थे। कुलदीप ने उनके जाते ही सवालिया नज़रों से अनु को देखा, जो अब चंद कदम के फासले को मिटाती उसके पास आई थी। आप दूसरी शादी कर रहे हैं? अनु ने कितनी मुश्किल से ये सब कहा था, ये वही जानती थी। 6 महीने बाद ये पूछने आई हो? कुलदीप ने अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर बड़े ठंडे अंदाज में पूछा। आप मेरी बात का जवाब दें कुलदीप आहूजा। वो गुस्से से उसके पास 2 कदम बढ़ी थी। उसके जिस्म से उठती उसके फेवरेट परफ्यूम की खुशबू आज भी कुलदीप को अपने हवासों पर छाती महसूस हुई थी। दिल की धड़कनों ने बेतहाशा शोर मचाया था। पूरे 6 महीने के बाद वो सितमगर उसके सामने थी। मेरा जवाब जानकर तुम्हें क्या करना है? वो गहरी नज़रों से उसके चेहरे को देखते हुए बोला था। मिस्टर कुलदीप, जो पूछा सीधी तरह बताइए। वो अपनी गिरे कांच सी आंखें उस पर टिकाकर बोली। अगर मैं कहूँ हाँ कर रहा हूँ दूसरी शादी, फिर? कुलदीप के संजीदा से जवाब पर अनु को लगा उसके दिल की धड़कनों ने धड़कने से इनकार कर दिया हो। मुझे सजा दे रहे हैं? वो धीमी सांस लेते बिना पलक झपके बोली थी। सजा? सजा तो हम दोनों के लिए है, और अब शायद सारी जिंदगी ही दोनों को ये सजा सहनी पड़े। कुलदीप अब की बार इंतहाई संजीदगी से बोला। मैं बेबी हूँ आपकी, आप मेरे साथ यूं बेवफाई नहीं कर सकते। अब की बार आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। बीबी हो इसलिए यहाँ खड़ी हो और सवाल जवाब का हक दिया है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस वक्त। क्या इस वक्त? अनु का अंदाज तेज हुआ। घर जाओ। कुलदीप ने रुख पलटा। अनु को यकीन न आया ये वही शख्स था जो उसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था, जुनून की हद तक चाहता था, जिसकी सुबह शाम अनु की बाहों में कटती थी। अनु को देखकर खुद पर कंट्रोल खोने लगता था, और आज उस शख्स ने अनु को छूना तक गवारा न किया। वो बाकी इन 6 महीनों में बदल गया था, अनु को भूल गया था। सिर्फ एक गलती से उसने अपनी महबूब पति कुलदीप को खो दिया था। आंखों के बहते आंसुओं ने इस बार उसका भरम तोड़ दिया था। मैं नहीं जाऊंगी। अपने 6 महीने से मुझसे राब्ता ख़त्म कर रखा है, न मिलते हैं न बात करते हैं। क्या सारा कसूर मेरा था? क्या अकेली कसूरवार मैं हूँ जो सज़ा मुझ अकेली को दी जा रही है? इस बार अनु ने कुलदीप के सामने जाते माथे पर बल डाले कहा था, जबकि उसने भी अभी तक कुलदीप को छुआ तक नहीं था। हाँ, तुम अकेली कसूरवार हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा। कुलदीप का लहजा तेज हुआ था, लेकिन वो गुस्से में अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। अनु ने उसके चेहरे पर इंतहाई गुस्से के भाव देखे अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, आप इस बात की सजा अब मुझे देंगे दूसरी शादी करके? सही है, करें आप दूसरी शादी, लेकिन दूसरी शादी से पहले आपको मुझे छोड़ना होगा। अपनी जबान को लगाम दो अनु, जान ले लूंगा तुम्हारी अगर दोबारा ऐसी कोई बात मुंह से निकाली तो। कुलदीप ने बाजू से पकड़कर अनु को झंझोड़ा। एक पल को दोनों की नज़रों का बुरी तरह टकराव हुआ था। आप खुद किसी और को जिंदगी में शामिल कर लें और मुझसे चाहते हैं कि आपके नाम पर अपने बाप के घर बैठी रहूं,
ऐसा हरगिज नहीं होगा मिस्टर कुलदीप आहूजा। दूसरी शादी से पहले आपको पहली शादी खत्म करनी होगी। इस बार अनु ने बिना डरे बिना रुके कुलदीप से आंखों में आंखें डालकर बात कही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे नाम के साथ अपना नाम अलग कर सको। अनु, कुलदीप आहूजा, मैं तुम्हारी सांसें तुम पर तंग कर दूंगा। लगता है तुम भूल गई हो कुलदीप आहूजा को। कुलदीप ने उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपने अंदर के गुस्से को काबू करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन शायद आप सब कुछ भूल गए हैं। मेरा गुनाह क्या इतना बड़ा था कि आप मुझे इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? और सजा देनी है तो फिर हम दोनों को मिलेगी। अनु ने गुस्से से अपना बाजू छुड़ाते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो कुलदीप अपने घने बालों में हाथ फेरता उसके पीठ को गुस्से से देखते हुए उसके पीछे लपका था। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती, कुलदीप ने आगे बढ़कर दरवाजे को लॉक लगाते उसे दरवाजे के साथ लगाया था। उसकी तरफ अपने दोनों हाथ रखे उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। वो अब उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारती महसूस कर रही थी। लगता है तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो, इसीलिए बार बार ऐसी बातें कर रही हो। पर अगर तुम्हें बहुत शौक है अलग होने का तो ठीक है, कुलदीप आहूजा तुम्हें जुदा कर देगा खुद से। तुम कुलदीप की मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। गेट आउट, कुलदीप एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला था और उससे पीछे हटा था। उसकी बात सुनते ही अनु तो जलजलों की जद में आई थी। वो उसे छोड़ने की बात कर रहा था, मतलब वो उसे छोड़ देगा। आंसू तेजी से उसकी आंखों से बहने लगे। उसकी मोहब्बत की बातें आज सब किताबी बातें साबित हुई थीं। अनु ने उसे देखते पलटकर दरवाजे का लॉक खोला और बाहर निकलती चली गई, जबकि कुलदीप दांत पर दांत रखे होंठ भींचे उसे जाता देखता रह गया। वो बहुत तेज ड्राइविंग करते 2 बार अपना एक्सीडेंट होते होते खुद को मुश्किल से बचा पाई थी। घर पहुंचते ही बेड पर औंधे मुंह लेटकर फूट फूट कर रोई थी। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसे खबर मिली थी कि वो प्रेग्नेंट है। कुलदीप ने कितनी खुशी का इजहार किया था, जैसे उसे दुनिया जहान की खुशी मिल गई हो। लेकिन सिर्फ एक गलती से उसका सब कुछ छीन लिया गया था। उसका बसा बसाया घर, उसका पति, उसकी ममता, सब कुछ खत्म हो गया था। वैभव, तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोनिया को साथ लेकर आया करो। अब देखो ना कितना वक्त गुजर गया है। संजना जी ने वैभव को डांटा जो अनसुनी करता मोबाइल पर बिजी था। उसकी जिम्मेदारी क्यों लेता वो? कोई केयरटेकर नहीं था जो उसे लाने ले जाने का ठेका उठा लेता। सोनिया संजना जी के जानने वाली की बेटी थी जो 2 हफ्ते पहले ही अपनी यूनिवर्सिटी से उनकी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवा कर आई थी। उसके माँ बाप उसकी बड़ी बहन के यहाँ गए हुए थे क्योंकि उसकी बड़ी बहन की डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मजबूरन सोनिया को वो संजना जी के घर छोड़ गए थे। वो लड़की जात थी और थोड़ी अकड़ मिजाज थी। उसके आने जाने की कोई खास रूटीन नहीं थी, इसलिए संजना जी अक्सर उसके लिए परेशान हो जाया करती थीं। हेलो आंटी। अचानक ही सोनिया की आवाज़ पर वैभव ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, मैं बस खाना खाने ही लगी थी। तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर खाना खाते हैं। वो जल्दी से कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गईं। कितने अफसोस की बात है, मैं वहाँ पर आपका वेट करती रही और आप घर भी आ गए। आपको कोई एहसास है मैं घर कैसे पहुँची? सोनिया ने दुख से वैभव की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हारा क्यों एहसास करने लगा? और मैंने कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा आने जाने का। अपने आने जाने का खुद इंतजाम करो। वो माथे पर बल डाले कहते हुए अपनी जगह से उठता मोबाइल पॉकेट में रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सोनिया को उसकी बात पर सख्त अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया। वो उसके पीछे ही आई थी। जरूरी नहीं जिनका ठेका लें सिर्फ उन्हीं को घर छोड़ा जाए। कभी कभी इंसानियत के नाते ही इंसान मदद कर दिया करता है। वो बात करते करते उसके कमरे तक चली आई थी। वैभव ने पलटकर माथे पर बल डाले। वो किस बात को लेकर तंज कर रही थी वैभव समझ गया था। तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। और आउट ऑफ माई फ्रॉम रूम, रूड अंदाज में कहता वो उसे उलझा गया। सोनिया ने आसपास देखा तो वाकई वो गुस्से में बात करते हुए उसके कमरे तक आ गई थी। शर्मिंदगी के मारे उसका चेहरा लाल हुआ था। एक नज़र उस पर डालते वो फौरन बाहर निकल गई, जबकि वैभव ने उसी पल उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद किया था। योगेश आहूजा के 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम कुलदीप आहूजा, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, गुस्से वाला और अपनी मनमानी करने वाला। जबकि दूसरे नंबर पर वैभव आहूजा, जो अपने भाई की ही कॉपी था, लेकिन जुनून में तो 2 हाथ उससे भी आगे था। दोनों भाई एक से बढ़कर एक थे। अनु दीदी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? खुशी ने परेशानी से अपनी बहन अनु के माथे पर हाथ रखते पूछा। वो जब से घर आई थी अपने कमरे में बंद थी, न किसी से बात कर रही थी और न ही खाना खाने के लिए बाहर आई थी। और जब खुशी यूनिवर्सिटी से आकर अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए भी चली गई थी और जब शाम होने को थी
तो मिस्टर संजय ने परेशानी से खुशी को अनु की आज की सारी रूटीन के बारे में बताया था। वो इस वक्त उठकर बहन के कमरे में आई थी, जहां वो मुंह लपेटे आंसू बहा रही थी। खुशी, अनु उठते ही खुशी के गले से लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। प्लीज अनु दीदी, मुझे बताएं तो सही हुआ क्या है, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? खुशी ने अनु को इस कदर बेदर्दी से रोते देखा तो खुद भी परेशान हुई थी। खुशी, वो दूसरी शादी कर रहे हैं। खुशी के गले लगे अनु ने आंसुओं को रोकते हुए कहा था। उसकी बात पर खुशी ने एक गहरा सांस लिया था। यूनिवर्सिटी में आज भी इसी बात पर वैभव से उसकी बहस हुई थी। उसे भी इस बारे में पता चल गया था कि कुलदीप प्रिया से दूसरी शादी कर रहा है, और ये खबर सुनकर वो सीधा वैभव के पास जा पहुंची थी। हद होती है बेशर्मी की, तुम लोगों में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? उसके दोस्तों के सामने ही वो बेतुकान बोले गई थी। वैभव ने दांत पीसते हुए उसे घूर कर देखा था। अपनी जबान को कंट्रोल करो तुम। वैभव भी बहसी अंदाज में उठा और उसकी तरफ बढ़ा था कि उसके दोस्तों ने उसे रोका। नहीं करती कंट्रोल? क्या कर लोगे तुम लोग? क्या अपने भाई की हरकतों को कंट्रोल कर सकते हो तुम, जो एक बीबी के होते हुए अब दूसरी शादी रचाने वाला है? खुशी गुस्से में सारी तमीज और मर्यादाएं भूलकर चीखते हुए बोली थी। और इस अपनी आदत की वजह से वो कितनी बार नुकसान भी उठा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी गलतियों से बाज नहीं आती थी। आदत होती तो बदलती, नेचर कैसे बदलती, ये उसकी नेचर थी। खबरदार, तुमने मेरे भाई के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, वैभव ने बहुत ही गुस्से के आलम में कहते हाथ का मुक्का बनाया था। लेकिन खुशी बिल्कुल भी नहीं डरी थी। लानत है तुम पर, एक गलत फैसले के साथ देते शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो सामने खड़े दुश्मन को कैसे सुकून से रहने देती? पहले मुझे भी लगता था कि भाई का फैसला गलत है, लेकिन अब मुझे उनका फैसला 100% सही लगता है। नो आउट, वो ऊंची आवाज में दहाड़ा तो खुशी एक पल के लिए सहम गई थी। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। खुशी, चलो यहाँ से। उसकी दोस्त ने उसे बाजू से पकड़ा और वहां से ले जाना चाहा। वैभव, प्लीज, छुट्टी हो गई है तो आओ घर चलते हैं। अचानक से एक लड़की ने आते वैभव को कलाई से थामा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। खुशी की निगाह उसके हाथ पर जा ठहरी जो वैभव की कलाई पर था, और वैभव इतने गुस्से से खुशी को घूर रहा था कि उसे एहसास तक न हुआ सोनिया उसकी कलाई पर अपना हाथ रखे हुए है। खुशी वैभव को सख्त निगाहों से घूरती हुई हाथ झटकती वहां से चली गई थी। उसके जाते ही सब स्टूडेंट भी एक एक करके वहां से हट गए थे। क्या हुआ वैभव, कुछ मिस कर दिया मैंने? सोनिया ने आंखें चमकाते हुए पूछा। उसी पल वैभव की नजर अपनी कलाई पर पड़ी तो झटके से सोनिया के हाथ से अपनी कलाई छुटाई थी। दूर रहकर बात किया करो मुझसे, वो उसे वॉर्न करता वहां से गुस्से से निकला। खुशी, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? उसकी दोस्त ने मुश्किल से उसे रोका। वो भी अपने भाई जैसा है, बेवफा है वो। इतनी जल्दी तो मौसम भी रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी ये दोनों भाई बदल गए हैं। खुशी दुख से बोली। यार, वो बेवफा नहीं है, बस थोड़ा वक्त दो, एक दूसरे को सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने उसे एक अच्छी दोस्त की तरह समझाना चाहा। वक्त भाड़ में गया वक्त, देखा नहीं तुमने किस तरह उस लड़की ने उसका हाथ थाम रखा था? खुशी ने गहरा सांस भरते गुस्से से कहा। उसने अपने पीछे खड़े वैभव को नहीं देख पाया था। खुशी, यार रिलैक्स, मीरा ने उसे बताना चाहा लेकिन मौका ही नहीं दे रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बेवफा इंसान का भाई है और बेवफा ही निकला। देखा ना तुमने, उससे ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है? खुशी ने दांत किचकिचाते गुस्सा बर्दाश्त करते कहा, और उसी पल वैभव ने उसे जोर से कलाई से थाम कर अपने साथ घसीटा। खुशी ने गड़बड़ाकर वैभव की ओर देखा था, जो उसे लिए अब यूनिवर्सिटी के खाली कोने की तरफ जा रहा था, और फिर एक पेड़ के पीछे खड़ा होते उसे पेड़ से लगाए उसके आगे खड़ा होता, उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए थे और माथे पर बल डाले खड़ा था। आंखों में तेज गुस्सा था। उसने मेरी कलाई पर हाथ रखा वो तुमने देखा, लेकिन मैंने उसका हाथ झटका वो नहीं देखा। गंभीर और गुस्से वाले अंदाज में कहता वो खुशी को और बेसुकून कर रहा था। वो गहरी सांस भरती अब भी बहुत गुस्से में थी। कुछ भी नहीं देखना मुझे, तुम्हारा भाई कर रहा है ना दूसरी शादी, तुम भी कर लो दूसरी मंगनी। बल्कि मंगनी की क्या जरूरत है, डायरेक्ट शादी कर लो। खुशी ने उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का मारना चाहा, लेकिन वो 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिला। वैभव ने उसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से जकड़ा और पेड़ के साथ लगाया। बहुत ही गुस्सा भर गया है ना तुम्हारे अंदर कि किसी की भी नहीं सुनती हो? वो उसकी कलाइयों को दबोचे उसको अब जरा सी तकलीफ पहुंचा रहा था। छोड़ो मेरा हाथ, जालिम इंसान, दर्द हो रहा है मुझे। वो माथे पर बल डाले उसे घूरते हुए बोली। मुझे भी हुआ था, यहाँ दिल में, जब तुमने बिना सोचे समझे मुझे सबके सामने इतना कुछ कहा।
वैभव का अंदाज ठंडा था मगर गुस्से वाला था और उसके ठंडे अंदाज पर खुशी की जान जाती थी। वो जब भी गुस्से में उसके सामने होता तब खुशी को उससे डर नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही उसके शब्दों में ठंडापन उतरता खुशी के हाथ पैर सुन्न होने लगते। वैभव, अब की बार उसकी आवाज़ धीमी थी। ऐसे नहीं, पहले वाले अंदाज में बात करो, वही सूट करता है। वैभव ने उसे झटके से अपने सीने से लगाया तो खुशी की जान पर बन आई थी। धड़कनों का तालमेल दोनों के जज्बात में तूफान मचा रहा था। लोगों की निगाह में हम मंगेतर हैं, लेकिन हकीकत में हमारा संबंध कितना गहरा है यह हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपनी नाक को उसके नर्म नाजुक गाल पर रगड़ता वो पल भर में उसके गाल लाल कर गया था और खुशी के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। वो दोनों छुपकर शादी कर चुके थे, लेकिन खुशी की इज्जत की खातिर वैभव ने अपनी माँ संजना जी को खुशी के लिए जैसे तैसे मनाया था और अब वो उनकी नज़र में मंगेतर थे। जानबूझकर उन्होंने अपनी शादी वाली बात छुपा ली थी कि कहीं संजना जी नाराज ना हो जाएं, और ये बात उन्होंने आज तक किसी को खबर नहीं लगने दी थी। वो हमेशा ऐसे ही उसे चुप करवाया करता था, वरना खुशी द ग्रेट चुप हो जाए नामुमकिन ही था। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अचानक से अनु की आवाज़ ने उसे ख्यालों से चौंकाया। दीदी प्लीज़ ऐसे रो रो कर खुद को परेशान मत करो, मर्द जात होते ही बेवफा हैं, खुशी ने गुस्से से कहा। नहीं खुशी, अगर ऐसा होता तो माँ के जाने के बाद हमारे पापा भी तो दूसरी शादी कर सकते थे ना, पर पापा ने तो आज तक वफा निभाई। माँ के जाने के बाद भी कभी बेवफाई नहीं की माँ के साथ। अनु की बात पर खुशी चुप हो गई थी। वो सच कह रही थी। अनु की माँ अनु के 10 साल का होने पर अचानक से इस घर से कहीं चली गई थी। उस वक्त खुशी 6 साल की थी और कोई नहीं जानता वो किसके पास गई है। इंसान मर जाए तो एक दिन सब्र आ जाता है, लेकिन जीते जी कहीं चला जाए तो सब्र आना नामुमकिन होता है। कोई कुछ कहता था और कोई कुछ। कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो किसी के साथ भाग गई है, लेकिन संजय जी ने किसी की बात पर कान नहीं धरे थे और कोई ऐसी जगह न छोड़ी जहां उन्होंने अनीता जी को न ढूंढा हो। और आज पूरे 13 साल गुजर जाने के बाद भी संजय जी ने अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उन्हें आज भी यही उम्मीद थी कि उनकी अनीता उन्हें एक दिन जरूर वापस मिलेगी। दीदी उठो, पहले फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। खुशी ने उसे समझाना चाहा। अब कुछ कहने को नहीं बचा खुशी, अब सिर्फ तलाक का नोटिस जाएगा उस कुलदीप आहूजा को। कर ले वो दूसरी तीसरी चौथी, जितनी मर्जी हो उतनी शादियां कर ले, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनु की बात पर खुशी ने हैरत से उसे देखा। दीदी आप ये क्या कह रही हैं, तलाक? खुशी को लगा उसने कुछ गलत सुना है। कुलदीप और अनु एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। उनकी मोहब्बत के गवाह वैभव और खुशी थे, और वो मोहब्बत आज कहाँ चली गई कि अनु कुलदीप से तलाक लेने की बात कर रही थी। हाँ सही सुना तुमने, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अनु खुद पर पहरे बिठाती बाथरूम में बंद हो गई थी, जबकि खुशी अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। कुलदीप, कल भी हेमा का फ़ोन आया था, उन्हें जवाब दो बेटा, आखिर बेटी वाले हैं वो। कुलदीप की माँ संजना जी ने नाश्ते की टेबल पर खोए अपने बेटे कुलदीप को पुकारा तो वो चौंक गया। जी मम्मा, आप कुछ कह रही थी? बेटा हेमा चाहती है कि मंगनी की डेट फिक्स कर लें, तुम क्या कहते हो? संजना जी ने बहुत ही संजीदगी से कहा। कल की फिक्स कर दें? अचानक से कुलदीप के होंठों से निकले शब्दों ने वैभव को बुरी तरह बौखला दिया। माँ इतनी भी जल्दी क्या है, अभी अनु भाभी भाई की पत्नी है, नाराजगी है तो क्या हुआ, रिश्ता तो है ना। तुम बीच में मत बोलो, ये बड़ों की बातें हैं वैभव। संजना जी तो बस कुलदीप की बात पर खुश हो रही थीं। ये कागजी रिश्ता भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। कुलदीप बहुत ही आराम से कहकर उठकर खड़ा हुआ। संजना जी बस उसका चेहरा देखे जा रही थीं। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं भाई? वैभव के सवाल ने कुलदीप के जाते कदमों को रोका था। वही जो कि अनचाहे रिश्ते का अंजाम होता है, दी एंड। वो सख्त नज़रों से वैभव को घूरते लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया था। चलो अच्छा है, जान छूटेगी, अब तुम भी इस मंगनी को ख़त्म करो और अपने भाई की तरह आगे बढ़ो। 1 मिनट माँ, वैभव ने माँ को टोका। वो भाई है जो सुन लेते हैं आपकी बात और मान भी लेते हैं। मैं वैभव हूँ, कुलदीप नहीं। अपनी ज़िंदगी के फैसले मैं खुद लेता हूँ और लेता रहूँगा। आप अपना खेल भाई के साथ खेलें, मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कोई भी नहीं करेगा। वैभव को कुलदीप की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से संजना जी ने उसका रिश्ता ख़त्म करने की बात करके आग पर तेल छिड़कने का काम कर दिया था। मेरी बात गौर से सुनो, तुम भले कुछ भी कर लो, मैं खुशी को इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। जैसी बड़ी बहन वैसी छोटी बहन, बल्कि 2 हाथ उससे आगे ही है। हद की मुंहफट और बदतमीज, संजना जी ने मुंह बनाते हुए कहा।
तो भाई की ला रही हैं ना आप, सादा सिंपल सी शरीफ सी लड़की, इसी पर गुजारा कर लें, मेरी वाली ऐसी टेढ़ी ही रहने दें। बस मुझे वो ऐसी ही पसंद है, वैभव ने रूढ़ अंदाज में कहा। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम, माँ हूँ तुम्हारी, बात करने की तमीज भूल गए हो, संजना जी ने उसके अंदाज पर गुस्सा दिखाते हुए कहा। कुछ नहीं भूला मामा, पर शायद आप भूल रही हैं कि भाई की खुशी किस में है। वैभव उनके लिए एक सवाल छोड़ता यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। संजना जी ने सर पकड़ लिया। न जाने क्या जादू कर दिया है इन दोनों बहनों ने। पहले कुलदीप उनकी तरफदारी में जीता था, अब ये लड़का। इन्होंने मेरे दोनों बेटों को अपने काबू में करके रखा हुआ है। और सोनिया तुम, ऊंची आवाज में बड़बड़ाते वो सोनिया को बुलाने लगी। तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है मैंने? अगर तुमसे मेरा एक बेटा काबू नहीं होता तो बता दो, मैं कोई और इंतजाम कर लूँगी, वो गुस्से से बोली। आंटी मैं तो कर रही हूँ कोशिश, आपका बेटा मुझे मुँह ही नहीं लगाता तो मैं क्या करूँ, वो उदासी से बोली। तो उसके थोड़ा और करीब जाओ, उससे दोस्ती बढ़ाओ, उसको अपनी अदाएं दिखाओ। मर्द औरत की अदाओं के पीछे भागता है। वो उसे अपने ही बेटे को फंसाने के नए नए तरीके सिखा रही थी। आंटी आपका बेटा अदाओं से नहीं फंसने वाला, उसके लिए मुझे कुछ और ही बड़ा प्लान करना पड़ेगा, सोनिया ने सोचने वाले अंदाज में कहा। संजना जी हाँ में सर हिलाती उठ गई थीं। अब उन्हें हेमा जी को खुशखबरी भी तो सुनानी थी कि कुलदीप शादी के लिए राजी है, वो भी बहुत जल्द। वैभव के स्टेटस पर कुलदीप की मंगनी का कार्ड था। वो जो सोने के लिए लेट रही थी, कार्ड पर कल की तारीख देखी और दुख के गहरे समंदर में डूब गई। अफसोस अफसोस कुलदीप जीजू, अगर मोहब्बत करने वाले आप जैसे बेदर्द और जालिम होते हैं तो कोई भी कभी मोहब्बत न करे। वो दुख से सोचते मोबाइल एक तरफ फेंक गई। वैभव मुझे तुमसे भी ये उम्मीद नहीं थी, बजाय अपने भाई को समझाने के तुम उसका साथ दे रहे हो, बुज़दिल इंसान कहीं के। वो प्रिया की बच्ची तो बहुत खुश होगी, उसकी तो मन की मुराद पूरी हो गई। पता नहीं दीदी क्या चाहती हैं, सब कुछ सच सच कुलदीप जीजू को बता क्यों नहीं देती। अगर कुलदीप जीजू को आज सारी सच्चाई पता चल जाए तो प्रिया से मंगनी तो दूर की बात, उसकी शक्ल भी न देखें। वो अपनी सोचों में गुम थी कि उसके नंबर पर मैसेज टोन बजी। खोलकर चेक किया तो वैभव का मैसेज था। उसने कार्ड इनबॉक्स किया था और स्पेशल इनविटेशन दिया था। खुशी के सर पर लगी और पैर पर बुझी। तुम्हें अपने बुज़दिल भाई की मंगनी मुबारक हो, मुझे इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं। वो मैसेज सेंड करते जलते दिल के साथ मोबाइल को देखने लगी। वैभव उसका मैसेज पढ़कर सीधा होकर बैठा, उसे जैसे उसकी बात पर करंट लगा हो। एक तो वो से इन्फॉर्म कर रहा था, सिर्फ अनु और खुशी के लिए स्टेटस ऑन किया था, बाकी सबको हाइड कर दिया था। अब उसे किसी तरह तो बताना था। स्टेटस सीन करके भी वो चुप रही तो मजबूरन उसे इनबॉक्स करना पड़ा। बुज़दिल तो तुम्हारी बहन निकली जो मैदान खुला छोड़कर भाग गई है। हिम्मत होती तो खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ती, ना कि डर के भाग जाती। वैभव के मैसेज पर खुशी ने माथे पर बल डाले। भूल रहे हो कैसे तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को हाथ पकड़कर घर से निकाला था, जैसे बच्चा सिर्फ उन्होंने खोया हो। मेरी बहन ने तो उस वजूद को 5 महीने महसूस भी किया था, उसे अपनी कोख में, उसका दर्द उसकी हर धड़कन को महसूस किया था। बताओ ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी गई। जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में है ना, फिर भी इंसान सज़ा देने के लिए ज़मीन पर ही भगवान क्यों बन जाता है। उसके इतने लंबे मैसेज के जवाब में वैभव के पास कहने को कुछ न बचा। उसने खामोशी से अब मोबाइल एक तरफ रख दिया था। वो क्या बोलता, वो खुद इस मंगनी के खिलाफ था, पर कुलदीप जैसे जुनूनी जिद्दी इंसान को कौन समझा सकता था। एक ही इंसान थी जिसकी वो बात मानता था और वो थी खुद अनु, लेकिन इससे भी आज कुलदीप मुंह मोड़ चुका था। मंगनी की पार्टी अपने चरम पर थी। रात के 10 बज रहे थे। आहूजा हाउस में इस वक्त खूब रौनक का माहौल था। प्रिया अपनी माँ के साथ वहीं आई थी। ये भी कुलदीप की ख्वाहिश थी कि मंगनी की रस्म आहूजा हाउस में ही हो, और उनकी तो जैसे दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो कुलदीप की बात को कैसे टालते। प्रिया इस वक्त पिंक गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब मेहमान आ चुके थे। अब कुलदीप का ही इंतजार था, जो अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। वैभव जाओ देखो कुलदीप कहाँ रह गया, मंगनी की रस्म शुरू करें, देर हो रही है। आपके पास भाई का नंबर है ना, तो कॉल कर लें। वो रूडली कहता वहाँ से हट गया। एक तो वो जो चाहता था हो नहीं रहा था, जबरदस्ती उसे इस मंगनी का हिस्सा बनाया गया। अब कुलदीप को भी वही लेकर आए। वो मुंह बिगाड़कर कोल्ड ड्रिंक काउंटर की तरफ बढ़ गया। सोनिया मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ी हुई। क्या बात है वैभव, इतने गुस्से में क्यों हो? सोनिया ने भी एक ड्रिंक उठाते उसे सवाल किया था। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। वैभव ने उसे गुस्से से घूरा और अपना मुंह मोड़ लिया। वैसे वो वक्त दूर नहीं जब तुम भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलोगे। सोनिया के शब्दों पर वैभव
अपने होंठ भींच कर रह गया। तुम्हें माँ ने यहाँ जिस काम के लिए रखा है उस पर ध्यान दो, वरना अगर टारगेट बदल गया तो इस घर से धक्के देकर मेरी मम्मा ने तुम्हें बाहर निकाल देना है। तो बेहतर नहीं कि तुम अपनी खैर मनाओ। उसे आईना दिखाता बिना उसका जवाब सुने वो वहाँ से हट गया, जबकि सोनिया का तो वो हाल था कि गुस्से के मारे अभी बहबब का हुलिया बिगाड़ दे। आप एक बार फिर सोच लें दीदी, पापा घर पर नहीं हैं। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। अभी आकर आप अंदर जाने की जिद कर रही हैं। आप नहीं देख पाएंगी वो सब। खुशी को बहन की तकलीफ पर दिल पर महसूस हो रही थी। यही तो देखना है खुशी, वो किस तरह मेरे सामने किसी और का हाथ थामेगा, फिर उसे रिंग पहनाएगा। और वैसे भी ये रिंग है ना, ये रिंग दूंगी मैं उसे ताकि वो इस रिंग को पहनाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे। बल्कि ऐसा करूंगी, ये रिंग मैं प्रिया को गिफ्ट कर दूंगी। जब उसकी मंगनी में आई हूँ तो खाली हाथ आना बुरा लगता है ना। वो बस बोले जा रही थी जैसे पागल सी हो गई हो, और खुशी को दुख हो रहा था अपनी बहन की हालत देखकर। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। खुशी ने भी गाड़ी से उतरना चाहा। नहीं खुशी, तुम नहीं, आज ये मेरे अकेले की जंग है, तो मुझे ही लड़ना है। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अनु से बही छोड़कर सामने बड़े से गेट में घुस गई थी। ये बही घर था जहाँ 1 साल पहले वो दुल्हन बनकर आई थी, और आज उसकी जगह लेने कोई और आ गई थी। वो चलते हुए सीधा स्टेज के करीब जा पहुंची, जहाँ कुलदीप आहूजा खड़ा तालियों की गूंज में प्रिया को रिंग पहना रहा था। अनु ने दिल बड़ा करते तालियां बजा दी। उसकी गिरे कांच सी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, एक जख्मी मुस्कान। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पर हंसी और दिल में दगा है। माइक अचानक अपने हाथ में लेते अनु की आवाज़ पूरे हॉल में छा गई। कुलदीप के साथ साथ सबकी निगाहें उस पर उठी थीं। मिले दोस्त जिसको यहाँ तेरे जैसा, उसे दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। गाने के बोल बोलते माइक एक तरफ रखकर अब स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। एक खामोशी सी छा गई थी। बहुत बहुत बधाई हो मंगनी की। अनु ने दोनों को देखते मुबारकबाद दी थी। संजना जी पहलू बदल कर रह गई थी, जबकि कुलदीप की तेज नजरें उसी पर थीं। कुछ गिफ्ट नहीं लाई, लेकिन ये लो। उसने अपनी मुंह दिखाई की अंगूठी प्रिया की तरफ बढ़ा दी। मेरी तरफ से गिफ्ट, अब इस पर तुम्हारा हक है। उसने प्रिया की तरफ रिंग बढ़ाते कहा, लेकिन इससे पहले कि प्रिया उसके हाथ से अंगूठी लेती, कुलदीप ने उसके हाथों से वो रिंग झपट ली और उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगा। अनु ने आंसुओं के गोले को हलक में अटकता महसूस किया। वो रुक न सकी। एक शिकवा भरी निगाह कुलदीप पर डालते हुए वहां से बाहर निकली थी, लेकिन वो घर की बैक साइड पर गई थी। कुलदीप सब कुछ छोड़ता उसके पीछे लपका था। कुलदीप, संजना जी ने उसे पुकारा था, पर वो अनसुनी करता तेज कदमों से अनु के पीछे गया था। अनु घर की बैक साइड की तरफ गई थी। वो नहीं जानती थी वो कहाँ जा रही है, बस उसे अब जाना था यहाँ से। कुछ वक्त उसे अकेले रहना था। इससे पहले कि वो पीछे दरवाजे से बाहर कदम रखती, कुलदीप ने फौरन उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो सीधा उसके सीने से जा टकराई। गहरी सांस भरते वो कुलदीप को बेगानेपन से देखने लगी। कुलदीप को उसके यूं देखने पर बहुत तकलीफ हुई थी। लीव मी, वो गुस्से से चिल्लाई। कुलदीप उसका हाथ सख्ती से थामे बिना कोई बात किए सीधा अपने कमरे में लेकर आया। दरवाजा लॉक करते उसकी तरफ घूमा। क्यों आई हो यहाँ? वही शब्द, वही ठंडा अंदाज, बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी। अनु तो जैसे पागल होने को थी। उसे दोनों बाजुओं से पीछे की तरफ धक्का दिया तो कुलदीप ने उसकी दोनों कलाइयों को थाम लिया और उसे खींचकर खुद के करीब किया। क्यों मुश्किलें बढ़ा रही हो अपने और मेरे लिए? वो गंभीर आवाज में कहता अनु के दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मुझे जाना है यहाँ से, दूर हटो, वो चिल्लाई थी, लेकिन खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा ना पाई। इसीलिए तो यहाँ नहीं आई कि दूर हो जाऊं तुमसे। कुलदीप उसका वजूद अपने कमरे में महसूस करता उसको खुद में भींच गया। वो आज भी शिद्दत से उसे चाहता था। उसके बिना अपना वजूद बेमतलब सा महसूस होता था। मिस्टर कुलदीप आहूजा, जिससे मंगनी की अंगूठी पहनाई है, उसी को जाकर। उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में रह गए थे कि अचानक ही कुलदीप ने आगे बढ़कर अपने होंठों से उसके होंठों पर कब्जा जमाया था और वो एकदम पत्थर सी हो गई थी। 6 महीने बाद इस स्पर्श को महसूस कर रही थी। 6 महीने तक कुलदीप ने उसे छुआ तक नहीं था। एकदम से सब याद करते अनु पैनिक होने लगी थी। वो बुरी तरह बेकाबू होती कुलदीप की पकड़ सख्त से सख्त होती जा रही थी कि कुलदीप उसे लिए बिस्तर पर गिरा। उसकी कलाइयों को तकिए पर लगाते उसका चेहरा निहारने लगा, जो अब रोते हुए उसे ही देख रही थी। क्या हुआ, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? पहली बार तो नहीं छू रहा। वो इतना कहते उस पर अपना हक जताते अनु की सांसों में अपनी सांसें घोलने लगा था। फिर बहुत ही प्यार से उसके माथे पर होंठ रखे।
वो उसकी आंखों को देखता बारी बारी उन पर भी अपने होठों का स्पर्श छोड़ता जा रहा था और उसे पूरी तरह पत्थर कर गया था। वो बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रही थी। वो जादूगर था। तो ये बात अनु गलत न कहती थी। वो हमेशा उसे काबू कर लिया करता था। अपने जादू में आज भी अनु को जकड़ चुका था और अनु चाहकर भी उसके जादू से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने दोबारा से अनु के नरम गुदाज रसीले होठों पर अब बड़े ही प्यार से उसके होठों का रसपान कर रहा था। पहले वो जो उसकी मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से दिया करती थी, आज बस बेहिस और बेहरकत पड़ी थी। आज वो उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन रोक भी नहीं रही थी। कुलदीप उसका ये अंदाज देखकर गुस्से से जरा सा ऊपर होता अपनी शर्ट निकाल कर दूर फेंक चुका था। उसके इरादे देखकर अनु की जान निकली थी। पूरे जिस्म में जैसे करंट लगा था। उसकी कुर्बत, उसकी मदहोश करने वाली छुअन को वो कितनी बार तो झेल चुकी थी। हर बार ही वो अपनी जुनूनियत से उसकी जान निकाल कर रख देता था और आज तो उसके चेहरे के रंग भी बदले हुए थे। कुलदीप, खबरदार, जो तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी। लेकिन अब कुलदीप होश में कहाँ था। पूरे 6 महीने बाद उसकी महबूब बीवी उसकी बाहों में थी तो खुद पर काबू कैसे पाता। वो सारा गुस्सा, सारी नफरत जैसे पल में भूल गया था। याद था तो बस ये कि अनु का नर्म नाजुक वजूद उसकी बाहों में था। अगले ही पल उसने अपने नरम दहकते होंठ अनु की गर्दन से नीचे ब्यूटी बोन पर रखे थे और अब धीरे धीरे नीचे का सफ़र कर रहे थे। इससे पहले कि वो उसकी और भी खूबसूरती में पूरी तरह मदहोश हो जाता, अनु ने एकदम उसके बालों में उंगलियां डालते हुए उन्हें सख्ती से दबोचा था। मुझे घर जाना है कुलदीप, प्लीज़। इस बार उसकी आंखों में नमी उतरी थी। कुलदीप ने अपनी खुमार भरी आंखों से अनु को देखा था और बेड पर लेटते हुए अनु को खींचकर अपने सीने पर गिराया था। तुमने कुलदीप आहूजा को बहुत हल्के में लिया अनु आहूजा। इतने करीब आकर कौन पत्थर दिल इंसान होगा जो जाने देगा। पूरे 6 महीने का हिसाब लूंगा। एक झटके से उसने अनु के वो अनु को बेड पर लिटाकर उसके और अपने बीच के सारे पर्दे गिराए उसे अपनी बाहों में मचलने पर मजबूर कर गया था। मैं इस सब के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। जबकि कुलदीप ने लाइट ऑफ करके उसके दोनों कलाइयों को अपनी पकड़ में लिया था। मेरी पत्नी हो, तुम पर हक रखता हूँ, माफ़ी मांगूंगा भी नहीं। अपनी बात कहता वो उसके होश ठिकाने लगा गया था। अनु के दिल की धड़कनें बढ़ती गई थीं। उसकी हर हरकत अनु की जान पर बनाई थी। पूरे 6 महीने के बाद उसकी जान उसे मिली थी और वो अपनी जान को अपने शरीर में समा लेना चाहता था। काफ़ी देर हो गई थी, अनु अभी तक वापस नहीं आई थी। खुशी गाड़ी में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसने गाड़ी आहूजा आहूज से थोड़ा पीछे करके खड़ी की थी, जहाँ एक बहुत बड़ा सा पेड़ था और गाड़ी उसमें छुप गई थी। रात का वक्त था, वहाँ सड़क पर गाड़ी खड़ी करना खुशी को सही नहीं लगा था। वो अनु को कॉल कर रही थी, उसका नंबर बंद जा रहा था। हे भगवान, दीदी कहाँ रह गई। वो परेशान हुई। क्या करूँ, कुलदीप को कॉल लगाऊं या फिर वैभव को। वो उलझन में थी, पर कब तक इंतजार करती। उसने वैभव को कॉल लगा दी। वैभव, जो कुलदीप को अनु का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ ले जाते देख चुका था और फिर कमरे का गेट बंद करते भी देखा था, तो उसके चेहरे पर बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान आई थी। ये सब देखकर मोबाइल पर खुशी की कॉल देखते उसकी आंखें चमकी। बोलो। कॉल रिसीव करते हुए बोला, दीदी कहाँ है। उसने गुस्से से पूछा। मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो। वैभव सिरे से इनकारी हो गया। देखो वैभव, ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है दीदी आहूजा हाउस के अंदर हैं। मेरे साथ ही आई थी वो, कब से बाहर वेट कर रही हूँ और वापस नहीं आ रही। क्या क्या कहा तुमने। तुम बाहर हो। वक्त देखा है क्या हो रहा है। अपने दांत किचकिचाते गुस्से से कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा था, जहाँ 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। तो मुझे लेक्चर मत दो, दीदी को भेजो। मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम्हारी दीदी को जहाँ होना चाहिए वो वहीं है, लेकिन लगता है तुम्हें डोज की ज़रूरत है। वैभव की अर्थपूर्ण बात पर खुशी ने अपने मोबाइल को घूर कर देखा। मुझ पर अपना ये रौब मत जमाया करो। डरती नहीं मैं तुमसे, समझे। वो गुस्से से कहते कॉल काट गई। आया बड़ा मुझे सीधा करने वाला। गुस्से से मोबाइल सामने डैशबोर्ड पर फेंका। संजय जी आज शहर से बाहर थे, वरना वो इस तरह घर से कभी ना निकलती। डांट अलग पड़ती, लेकिन कब तक वो यहाँ खड़ी रहती। दीदी को एहसास होना चाहिए मेरा, भला कोई ऐसा करता है। खुशी को आसपास काली रात देखकर अब डर सा महसूस होने लगा था। तभी उसकी गाड़ी के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। खुशी ने घबराते हुए जल्दी से सारे लॉक बंद कर दिए, जो कि पहले तो बंद थे, अब हड़बड़ाहट में अनलॉक हो गए थे। कुछ देर यूं ही खामोशी रही। खुशी ने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने मोबाइल उठाते वैभव को कॉल लगानी चाहिए कि उसी पल फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर वो इंसान अंदर आया।
डर के मारे खुशी के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा। वो चीख मारकर दरवाजे के साथ लगी थी। अपने सामने वैभव को देखकर एक पल के लिए खुशी के हवास जाने लगे। वैभव के चेहरे की मुस्कान ने उसे वापस होश की दुनिया में लाया। क्या हुआ डार्लिंग, इतना डर गई? मैं तो तुम्हें बहादुर समझा था, लेकिन तुम तो डरपोक निकली। वैभव ने उसका मजाक उड़ाया, जो अभी भी दरवाजे के साथ चिपकी बैठी थी। उसे परेशान नजरों से देख रही थी। खुशी, आर यू ओके? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी देखकर उसे नरमी से पुकार रहा था, पर उसने वैभव को कोई जवाब न दिया। ये एक्सप्रेस ट्रेन चुप क्यों है? जब उसने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छूना चाहा कि खुशी ने एक झटके से उसका हाथ हटाया था। बेवकूफ़, ऐसे कौन करता है? मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। खुशी को उसकी ये हरकत सख्त बुरी लगी थी, लेकिन वो भी वैभव था। अब जब अपनी खुशी के पास आ ही गया था तो उसे थोड़ा सा करीब होना तो बनता था। उसे सर के पीछे से हाथ खींचकर अपनी गोद में लिया था। इस अचानक आफत पर खुशी ने घबराकर उसके कॉलर को मुट्ठी में दबोचा। उसकी कमर के आसपास हाथ रखे वो उसे अपनी गोद में एडजस्ट करके बिठा चुका था। अब वो पूरी तरह उसे काबू में कर गया था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा भी था। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मेरी जान को? वो अपनी गर्म सांसें खुशी के चेहरे पर छोड़ रहा था और खुशी का दिल 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा था। गुस्सा तो कहीं दूर जा सोया था। इस वक्त वैभव की कुर्बत उसकी जान ले रही थी। छोड़ो मुझे, वो कसमसाई कि तभी वैभव ने उसकी नाजुक कमर पर जोर से चुटकी काटी। चुटकी इतनी जोर से थी कि दर्द के बर्दाश्त करने से उसका चेहरा लाल हुआ था। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को वो बखूबी नोट कर रहा था। वो भी खुशी थी। जब तक बदला न ले लेती छोड़ती कहाँ थी। उसने वैभव को कॉलर से पकड़कर अपने होंठ उसकी गर्दन की तरफ करते हुए अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ी थी, और वैभव को खुशी से ये उम्मीद नहीं थी। वो आंखें बंद करके उस पल को महसूस करने लगा। वो इंतजार कर रहा था कि खुशी अब अपने नर्म होठों से उसकी गर्दन को छुएगी, लेकिन वो अनजान था कि वो खुशी थी और कुछ भी कर सकती थी। अगले ही पल उसकी गर्दन पर अपने दांतों से उसने जोर से काटा था। एक पल के लिए वैभव चौंका, लेकिन ये भी उसकी महबूब की दी हुई मोहब्बत की निशानी थी, भले गुस्से से दी थी। वैभव तो आंखें बंद किए उसका दिया मीठा दर्द बर्दाश्त करता रहा। अपने जज्बातों में तूफान उठता महसूस कर रहा था। वो उसे बाइट करती पीछे हटी थी। वैभव ने उसके बालों में हाथ डाले, होठों को अपने होठों में लिया था। आज पहली बार वैभव उसके करीब आकर उसे बेबस कर रहा था। छोटी मोटी शरारतें वो अक्सर दिखाया करता था, लेकिन होठों तक पहुंचने की हिम्मत वो पहली बार कर रहा था। खुशी उसकी इस हरकत पर गुस्से से खुद को क्या छुड़ाती। वो तो उसे कमर से बुरी तरह जकड़ चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। कतरा कतरा उसकी सांसों को चुराते वो जरा सा पीछे हटा तो खुशी के लहू छलकाते होठों को देखकर एक आंख बंद करता मुस्कुराया था, जैसे कह रहा हो कि मुझसे जीत नहीं सकती, बहुत बुरे हो तुम। खुशी ने अपने होठों को हथेली से साफ किया था। तो मेरा स्पर्श नहीं मिटा सकती खुशी। बस कर दो वैभव, मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगी अगर तुमने आगे कुछ भी किया तो। वैभव ने अपनी बाहें उसके गले के आसपास डालते उसकी बातों को एंजॉय किया था। मंजूर है, लेकिन तरीका मैं बताऊंगा। वो उसको बहुत मोहब्बत से देखता उसकी नाक के साथ अपनी नाक रब कर गया था। आई हेट यू। वो गुस्सा हो रही थी। उसने उसे पूरी तरह अपने काबू में किया हुआ था और अब खुशी को अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। क्यों रो रही हो? वैभव ने उसकी आंखों में बहते आंसू नोट किए। तो मुझे दीदी के पास जाना है, पता नहीं वो कहाँ है, और तो मुझे वो रो देने को थी। वैभव को उसके आंसू जितने बुरे लगे, उसकी बात ने वैभव का दिल उतना ही बुरी तरह से छलनी किया था। तुमने मेरी मोहब्बत का नाम दे दिया खुशी। वैभव की आंखों का रंग बदला था। खुशी ने सहमी निगाहों से उसे देखा, जिसके चेहरे पर अब मोहब्बत ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। एक सर्द अंदाज था, खून को जमा देने वाला। वैभव ने उसकी खामोशी पर उसे जोर से उसकी पीठ सीट पर छोड़ा था। खुशी ने घबराकर उसे देखा। वो गहरा सांस भरता गाड़ी से उतर गया था। खुशी भी घबराकर उसके पीछे उतरी। वैभव प्लीज, उसने उसे पुकारा। वो रुका नहीं। खुशी उसके सामने जाकर खड़ी हुई। तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। वैभव को अपनी बात की सफाई दे रही थी। गलत बात का मतलब गलत होता है, वो गुस्से से देखकर बोला, लेकिन इस बार उसने इसे बिल्कुल भी नहीं छुआ। तुम्हें मेरा स्पर्श बुरा लगता है, मेरा करीब आना तुम्हें बुरा लगता है, मेरी मोहब्बत को तुम गाली दे रही हो और मुझसे कह रही हो कि मैंने गलत मतलब निकाला है। वो दबे दबे शब्दों में चिल्लाया था। खुशी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपने पैरों के ऊपर होते होते अचानक से वैभव के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। हर तरफ एक सन्नाटा छा गया। अपनी मोहब्बत का एहसास कराती वो अगले पल पीछे हटी थी,
लेकिन तभी वैभव ने खींचकर उसे वापस सीने से लगा लिया। अब ये क्या था? वैभव का अंदाज ना समझने वाला था। खुशी बोली, मुझे तुम्हारा छूना बुरा नहीं लगता और ना ही तुम्हारा करीब आना, बल्कि मुझे भी सुकून मिलता है। वैभव, तुम्हारी बाहों में मुझे वो सुकून मिलता है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो आंसू रोकते हुए बोली और उसके दिल में उतर रही थी। फिर बिना कसूर के रुखसती से क्यों मना किया? तुम्हारी वजह से मैं अपनी डिग्री लेने के बाद भी बेवकूफ़ों की तरह यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहा हूँ, वैभव ने कहा। वैभव की बात पर खुशी ने मुंह बनाया। तो मैंने कहा आओ। नहीं, मैं ही पागल हूँ। अगर तुम विदाई दे दो तो ये झंझट ख़त्म हो जाए ना। मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए, तो छुपा लूँगा तुम्हें सबसे। वो जोर से उसे सीने में भींचता हुआ बोला था। वैभव, क्या दीदी और कुलदीप जीजू के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? वो उसके सीने से सर उठाकर बच्चों की तरह पूछ रही थी। हो जाएगा, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैभव होंठों पर एक शरारती मुस्कान सजाकर बोला था। क्या मतलब? आज क्या हुआ है? खुशी ने हैरानी से पूछा। तो वैभव बड़ी गहराई से मुस्कुराया था। ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। उसने खुशी की छोटी सी नाक दबाई थी। क्यों ना पूछूं? मुझे पूछना है। बताओ, आज के बाद सब कैसे ठीक हो जाएगा? अभी नहीं बता सकता, शादी के बाद बताऊंगा। ये कहकर उसने खुशी को टाल दिया था। सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही अनु की आंख खुली थी तो पास सोए कुलदीप को देखा, जिसने रात भर अपनी मोहब्बत का जुनून उस पर लुटाया था। वो सारे पल याद आते ही अनु की आंखों में आंसू आए थे। कुलदीप के बाजू से निकलकर वो उठकर बैठी। पता नहीं खुशी कहाँ होगी, वो तो मेरे साथ आई थी। क्या रात भर गाड़ी में रही या फिर अंदर आई थी मुझे पूछने के लिए? अनु को एकदम परेशानी हुई थी। कुलदीप की तरफ देखा, वो अब भी गहरी नींद में था। अनु जल्दी से उठकर बाथरूम में गई थी। मुझे यहाँ से अभी इसी वक्त निकलना होगा, कुलदीप के उठने से पहले। प्रिया से जब उसकी मंगनी हो गई तो इस रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ये सोचते हुए वो खुद को अच्छी तरह कवर करती बाहर निकली थी। कुलदीप, जिसकी आंख खुल चुकी थी, अनु को यूं चोरों की तरह बाहर जाते देखा तो अपने होंठ भींच कर रह गया था, जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। वो उसकी थी, आज भी उसकी, सर से लेकर पांव तक। वो खुद को उसे चाह कर भी दूर नहीं कर सकती थी। तुम लाख कोशिश कर लो अनु, लेकिन तुम मेरी जिंदगी से दूर नहीं जा सकती। वो उठकर साइड टेबल से सिगरेट की डिब्बी निकाल चुका था। तुम हमेशा मेरी रहोगी, मरते दम तक। और गुजरी रात के बाद तो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि तुम पर सिर्फ अभी भी मेरा हक है। वो हल्के से स्माइल छोड़ता अपनी आंखें बंद कर गया था। खुशी की आंख वैभव के गुदगुदी करने से खुली थी। दोनों ने पूरी रात गाड़ी में ही गुजार दी थी। उसके गुदगुदाने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और उसकी खिलखिलाती हंसी को आगे बढ़कर वैभव ने अपने होंठों से उसके होंठों से चुरा लिया था। तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। उसने उसे फिर से गले लगाया। तभी अनु गाड़ी का दरवाजा बजाने लगी तो वो दोनों चौंके। दीदी, अब तुम्हें देखकर वो क्या सोचेंगी? खुशी हक्का बक्का हुई। कुछ भी नहीं सोचेंगी, जानती हैं वो भी यार, सब शादीशुदा हैं आखिर। और शादीशुदा कपल्स क्या करते हैं उन्हें पता है। वैभव एक आंख बिंक करता नीचे उतर गया। अनु ने वैभव को देखते नजरें चुराईं और उसके उतरते ही खुद गाड़ी में बैठ गई। वैभव अंदर रूम में आया। उसकी कमर में दर्द था। सारी रात सीट की बैक से टेक लगाए वो और खुशी को गोद में लिए सुलाकर खुद जागता रहा था। उसे पता था अनु अभी इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाली थी। 6 महीने के बाद दोनों का मिलन हो रहा था, तो इतनी जल्दी प्यास कहाँ मिट जाती। इसलिए उसने सुकून से खुशी को गोद में लिया था और उसके सर को थपकते हुए उसे सुला दिया था। खुशी खुद तो सुकून से उसके सीने पर सर रखकर सो गई थी, लेकिन उसकी गर्दन पर दिए दर्द ने वैभव को सोने न दिया था। अभी भी वो बिस्तर पर गिरते ही उसकी आंखें नींद से बंद हो गई थीं। दीदी, आप ठीक तो है ना? खुशी को उसकी फिक्र हुई थी। वो सीट की बैक के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गई। उसने गहरा सांस लिया। बहुत दोगला इंसान है वो। खुशी, एक तरफ उसने प्रिया से मंगनी की तो दूसरी तरफ मेरे साथ। कहते कहते उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरे थे। क्या हुआ आपके साथ? खुशी परेशान हुई। कुछ नहीं, गाड़ी तेज चला। वो खुद पर बर्दाश्त करती मुंह दूसरी तरफ मोड़ गई। खुशी भी चुप हो गई। आखिर तुम चाहते क्या हो कुलदीप? एक तरफ तुमने प्रिया से मंगनी की और दूसरी तरफ वो लड़की सुबह तुम्हारे कमरे से निकली। क्या है ये सब? संजना जी को बहुत गुस्सा आया था और कुलदीप के बाहर आने पर वो भरी बैठी थी और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रही थी, जबकि प्रिया भी अपनी माँ के साथ खड़ी थी। वो बीबी है मेरी, कुलदीप ने माथे पर बल डाले कहा। तो मैं कौन हूँ? प्रिया ने पीछे से पूछा। तुम मंगेतर, नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। प्रिया ने दुख से संजना जी की तरफ देखा। कुलदीप, प्रिया से शादी से पहले तुम्हें अपनी बीवी को तलाक। अभी प्रिया की माँ की बात पूरी नहीं हुई थी कि टेबल पर पड़ा गुलदान कुलदीप ने एक झनाके के साथ जमीन पर मारकर तोड़ दिया था। इंतहाई कीमती गुलदान था जो कुलदीप कनाडा से बड़े ही चाव से लाया था। कुछ कह रही थी आप?
कुलदीप ने उन्हें देखते पूछा, जो इस वक्त हैरत से उस टूटे हुए गुलदान को देख रही थी। कुलदीप, आर यू ओके? संजना जी को कुलदीप में बदलाव सा महसूस हुआ। अभी तो ओके हुआ हूँ मामा। वो आराम से अपनी चेयर घसीट कर नाश्ते की टेबल पर बैठा। कुलदीप, तुम ऐसे सलूक नहीं कर सकते हमारे साथ। ये मंगनी किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं कराई है। जैसे तुम हमें मुजरिम बना रहे हो। मुजरिम तो तुम हो। अचानक से कुलदीप के जवाब पर प्रिया के चेहरे का रंग उड़ा था। जुर्म तो हुआ है और बहुत बड़ा जुर्म। उसकी माफ़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। मांगोगी तब भी नहीं। कुलदीप ने कहर भरी निगाहों से प्रिया को देखा। कहना क्या चाहते हो तुम? प्रिया ने भी बिना पलक झपके पूछा। कुलदीप अपनी जगह से उठता उसके करीब आया। तुम जानती हो अभी मेरा क्या दिल चाह रहा है कि तुम्हें अभी इसी वक्त जिंदा जमीन में दबा दूं। कुलदीप की आवाज़ सख्त हुई थी। सभी ने चौंक कर उसे देखा। शोर की आवाज़ सुनकर वैभव भी भागकर नीचे आया था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी थी। पहले कुछ टूटने की आवाज़ आई और अब कुलदीप के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ ने उसे उठा दिया था। और मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे ज़मीन में दबा दोगे? गुस्से से प्रिया ने कहा था। तुमने मेरा वारिस इस दुनिया में आने से पहले मार दिया। तुम हो कातिल। कुलदीप की बात पर सभी के रोंगटे खड़े हुए थे। ये क्या बकवास है? प्रिया की माँ ने आगे बढ़कर घबराकर बेटी की साइड लेनी चाहिए। खबरदार, आप भी बराबर की हिस्सेदार हैं। मेरे पास सबूत है। कानून देगा आपको सजा। मेरे बच्चे को मार दिया। कुलदीप की आंखें लाल हो रही थीं। ये सब झूठ है। तुम्हें उस अनु ने जो भी कहा है वो झूठ बोला है। मैं तो गई ही नहीं वहां पर। वो तो खुद ही सीढ़ियों से फिसल कर गिरी थी। झूठ। अनु ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। कुलदीप की बात पर प्रिया के हाथ पैर ठंडे हुए थे। वो जल्दबाजी में अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुकी थी। संजना जी ने हैरत से देखा। अनु उस दिन घर में अकेली थी कि उसी पल बाहर डोरबेल की आवाज़ बजी थी और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने प्रिया को देखा था। तुम यहाँ? प्रिया उसे पीछे करते हुए अंदर आई, जैसे वो जानती हो कि आज प्रिया घर में अकेली है। हाँ, मैं। बहुत शौक है ना तुम्हें कुलदीप की ज़िंदगी में रहने का और उसका बच्चा पैदा करने का? क्या बकवास कर रही हो? निकलो यहाँ से। अनु ने उसे दरवाजे की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन प्रिया ने गुस्से से खुद को छुड़ाया। मुझे तुम जैसी लड़की के मुंह लगने का कोई शौक नहीं। ये कहकर अनु सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो प्रिया को जानती थी। कुलदीप ने भी उसे बताया था कि प्रिया उसे हासिल करना चाहती है, लेकिन उसे कुलदीप की मोहब्बत पर, उसकी वफा पर पूरा यकीन था। उसने सोचा कि जब घर में कोई नहीं होगा तो प्रिया खुद ही वापस चली जाएगी, लेकिन वो नहीं जानती थी प्रिया के इरादे क्या हैं। अभी अनु सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची थी कि उसके पीछे पीछे प्रिया भी आई थी। उसने एक झटके से अनु को कंधे से पकड़कर खींचा और धक्का मारकर सीढ़ियों से गिरा दिया। अनु के मुंह से एक चीख निकली थी। वो दर्द से तड़प रही थी, किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। प्रिया उसके पास बैठी थी। दर्द से तड़पती रहो और यहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दो। बदकिस्मती से बच गई तो अपने मुंह को बंद रखना। अगर एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोला तो याद रखना, मैं वो बला हूँ कि कुछ भी कर सकती हूँ। एक दिन कुलदीप रात को सोएगा, सुबह उसकी आंख नहीं खुलेगी। विधवा होना चाहती हो तो अपना मुंह खोलना, वरना हमेशा खामोश रहना। अनु अपना दर्द बर्दाश्त करती उस पत्थर दिल लड़की को देख रही थी। यानी जब कुलदीप को हासिल नहीं कर पाती तो उसे जान से मार देती। अनु का दिल कांप उठा था, लेकिन प्रिया वहां से निकल चुकी थी। ये बात अनु ने किसी से नहीं कही थी, लेकिन सिर्फ खुशी जान गई थी। उसे भी अनु ने कसम दे दी थी। हाँ, वो मौका देखकर कहना चाहती थी ये सब कुलदीप से। उसे प्रिया की तरफ से खबरदार करना चाहती थी, लेकिन कुलदीप ने उसे इतना मौका ही कब दिया था कि वो उसे कुछ कह सकती। बच्चे के जाने का दुख दोनों को अपनी जगह था, लेकिन कुलदीप ने अनु की शक्ल तक नहीं देखी। अनु ने यह फैसला किया कि वो अब ये राज ही रखेगी कि उसके बच्चे का कातिल कोई और नहीं प्रिया है। पर ये राज खुल गया। सुबह अनु कमरे से बाहर निकली थी तो वो भी थोड़ी देर बाद रूम से बाहर आया था, और जब गेस्ट रूम के बाहर से गुजरते कुलदीप ने उन माँ बेटी की बातें सुन ली थी, जिसमें प्रिया साफ कह रही थी कि उसने अनु और कुलदीप के बच्चे को मारकर अपने लिए रास्ता साफ किया है। कुलदीप ने वो सारी बातें रिकॉर्ड भी कर ली थी। कुलदीप, मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ मेरा यकीन करो। प्रिया अपनी बेगुनाही कुलदीप के सामने साबित तो नहीं कर पाई, लेकिन खुद को सच्चा साबित करने के लिए चीखने चिल्लाने लगी थी। लेकिन कुलदीप तो पुलिस को फ़ोन कर चुका था। पुलिस ने आते ही प्रिया और उसकी माँ को हिरासत में ले लिया। बेटा, कुछ तो ख्याल करो। प्रिया तुम्हारी बचपन की दोस्त है, उसी के नाते मेरे बारे में थोड़ा सोच लो। प्रिया की माँ ने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगती निगाहों से कुलदीप को देखा। अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती तो माफ़ भी कर देता, लेकिन मेरी अनु मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाया है और उसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाएं इन्हें, कुलदीप ने अपने ऊपर मुश्किल से बर्दाश्त करते हुए कहा था।
उनके जाने के बाद कुलदीप कुर्सी पर ढह गया। कुलदीप की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। संजना जी ने कुलदीप के कंधे पर हाथ रखा तो कुलदीप ने उनके हाथ को झटक दिया और तभी वैभव नीचे आया और कुलदीप के सामने घुटनों के बल बैठ गया। भाई, जो होना था हो गया। हर काम में भगवान की मर्जी होती है। बस अब अनु को घर ले आए। ये घर उनका है, उनके होने से ये घर है और मुझे यकीन है वो आने से कभी इनकार नहीं करेंगी। वैभव ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो कुलदीप खामोशी से उसे देखने लगा। वैभव ठीक कह रहा है कुलदीप, बहुत ज्यादती कर दी हमने अनु के साथ। अब वक्त आ गया है हम अपनी गलतियों की भरपाई करें। हमने उसको बहुत तकलीफ दी है। इन 6 महीनों में उसे बहुत दुख दिए हैं। वो बहुत बार टूटी होगी। अब उसे जोड़ने का वक्त है, उससे माफ़ी मांगने का वक्त है। संजना जी ने भी दुखी दिल से आंसू पोंछे थे, जबकि कुलदीप बिल्कुल खामोश था। अनु घर आते ही अपने कमरे में बंद हो गई थी। शाम तक वो बाहर न निकली थी। खुशी के अपने पापा से फ़ोन पर बात हो गई थी। वो कुछ देर में पहुंचने वाले थे। खुशी अनु के रूम में गई तो वो अपना सामान पैक कर रही थी। खुशी को कुछ भी समझ न आया कि अचानक से हुआ क्या है, कि अनु शहर छोड़कर ही जाने की बात कर रही थी। अभी ऐसा मत करो, जब तक पापा घर नहीं आ जाते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। खुशी ने उसके हाथ से बैग लिया था। मुझे मत रोको खुशी, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती, प्लीज मत रोको। अनु ने अपना बैग खुशी के हाथ से छीना और अपने कदम बाहर बढ़ाए। अभी वो बाहर हॉल तक पहुंची थी कि सामने से ही उसे अपने पापा के साथ कुलदीप अंदर आता दिखाई दिया। उसने गुस्से से अपना बैग जमीन पर डाला और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। कुलदीप ने सारी बात संजय जी को फोन पर बता दी थी और अब उनके साथ ही घर आया था। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी बात मानेगी कुलदीप। संजय जी ने अपनी बेटी को यूं गुस्से में देखा तो कहा, आप मुझे एक मौका तो दें, मैं मना लूंगा उसे। कुलदीप को देखते अनु अपने कमरे की तरफ चली गई थी। कुलदीप ने उसके पीछे जाते हुए कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। खबरदार जो मेरे पास भी आए, आज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनु ने उंगली दिखाते वार्न किया था। तो मुझे अपने पास आने से रात को भी नहीं रोक पाई थी, तो अब भी नहीं रोक पाओगी। कुलदीप ने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा था। मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने आए हैं? अनु पैनिक हुई थी। बिल्कुल नहीं पागल लड़की। कुलदीप ने उसके गालों पर आए आंसू पोंछे। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे बच्चे को उस प्रिया ने? कुलदीप का रंग बहुत लाल हुआ था। आपकी जान को खतरा था, वो आपको मार देती, इसीलिए बस मैं मौके की तलाश में थी। और आपने भी तो मुझे मौका ही कब दिया? एक बार भी मुझे बोलने का मौका दिए बगैर मुझे सजा सुना दी। अनु ने उसे गुस्से से पीछे करना चाहा लेकिन कर नहीं पाई। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि कुलदीप आहूजा तक पहुंच पाती। और मानता हूँ मेरी गलती है, क्या माफ़ नहीं करोगी? वो उसके आंसू अपने लबों से चुनते बोला। आप सब मर्द इतना सब कुछ करने के बाद माफ़ी कैसे मांग लेते हैं? अनु ने तंज किया। शायद इसलिए कि हमें यकीन होता है हमारी जान हमें माफ़ कर देगी। कुलदीप ने उसके सामने सर झुकाते कहा, अगर यही गलती औरत करे तो तुम मर्द कभी माफ़ न कर सको। तुम्हारे अंदर यह हौसला नहीं है। वो अब लड़ रही थी कुलदीप से। कुलदीप ने सर उठाकर अनु को देखा। रात दी गई उसकी मोहब्बत के हल्के हल्के निशान अनु के चेहरे पर खिलते हुए उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने माफ़ नहीं करना आपको। वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई, जबकि कुलदीप उसके सामने खड़ा होकर अभी भी बस उसे ही देखे जा रहा था। और अनु उसकी नज़रों की तपिश से परेशान होते उसकी आंखों के सामने हाथ रख दिए। मुकाबला तो वो आज भी उसका नहीं कर सकती थी। आज भी वो जालिम बेदर्द सनम उसका दिल धड़काए जा रहा था। क्या हुआ? मुझे छूने भी नहीं दे रही और देखने भी नहीं दे रही हो, ये तो बड़ा जुल्म है। वो मासूमियत भरे अंदाज में बोला। अच्छा, जो रात को किया वो क्या था? उसे पहले वाले रूप में देखकर वो खिल उठी थी और कुलदीप भी उसे यूँ चहकता देखकर जी उठा था। वो भी मेरी मोहब्बत थी, ये कहकर उसने आगे बढ़कर अनु को अपनी बाहों में समेट लिया था और उसके माथे को चूम लिया। वो उसे लिए बाहर आया था। बाहर महफिल सजी थी। संजना जी, संजय साहब, वैभव, खुशी सब एक साथ बैठे वैभव और खुशी की शादी की बातें कर रहे थे। पहले वैभव को अपने पैरों पर खड़ा तो होने दें। अचानक से कुलदीप की बात पर सभी चौंके थे। लीजिए, ये हो गया खड़ा। वैभव फौरन से खड़ा होता सबको दिखाता बोला तो सभी का एक जोरदार कहकहा गूंजा था, जबकि कुलदीप ने आगे बढ़कर छोटे भाई को गले लगाया था। खुश हो जाओ, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करके ही जाएंगे। और ये सुनकर खुशी के चेहरे पर भी रंग बिखरे थे तो वैभव भी खुशी से खिल उठा था। और ठीक 1 महीने के बाद खुशी और वैभव की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। कुलदीप अनु को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन खुशी ने साफ इनकार कर दिया कि अब अनु दीदी मेरे साथ ही विदा होकर आहूजा पैलेस जाएंगी। और खुशी की इस बात पर वैभव ने भी उसका साथ दिया था। सबकी खुशी को देखते हुए यही तय पाया गया कि अनु भी खुशी खुशी दोबारा से इस घर से विदा होगी और कुलदीप
गुस्से से वैभव और खुशी को घूर कर रह गया था। वो तो आज ही अपनी प्यारी बीबी को अपने साथ ले जाना चाहता था। अपने दिल की बेचैनी को उसके पहलू में लेटकर चैन पहुंचाना चाहता था। उसने मासूम सूरत बनाकर अनु पर एक नज़र डाली थी और उसकी इस हरकत पर सब लोग हंस पड़े थे। ठीक 1 महीने के बाद दोनों बहनें विदा होकर आहूजा मैंशन पहुंच चुकी थीं। दोनों को उनके कमरे में पहुंचा दिया गया था और दोनों बेटों के बंद दरवाजे को देखते हुए संजना जी ने खुद से एक वादा किया था कि आने वाली जिंदगी में अपने बेटों के लिए आसानियां पैदा करेंगी। वो कभी उनकी राह में कांटे नहीं बिछाएंगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अनु के बगैर उनका हंसता मुस्कुराता शरारती कुलदीप कैसे मुरझा कर रह गया था। वो अब दोबारा से उसके चेहरे की हंसी और मुस्कान छीनना नहीं चाहती थीं, जबकि अंदर कमरे में वैभव, खुशी, अनु, कुलदीप अपनी अपनी मोहब्बत की नई कहानी लिख रहे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक करना। हमारी कहानियों को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, जिससे कि मुझे पता लगता है कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी।